बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखें, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था केमिकल एडिटिव एज नॉन प्रिजर्वेटिव। नॉन प्रिजर्वेटिव में हमने पढ़ा था किस तरीके से जो केमिकल एडिटिव्स हैं कलर इम्प्रूव करते हैं, फ्लेवर को इन्हांस करते हैं और जो फूड क्वालिटी है उसको बेहतर बनाते हैं, उसका टेस्ट किस तरीके से इन्हांस करते हैं। तो आज हमने पढ़ना है केमिकल एडिटिव एज प्रिजर्वेटिव, ठीक है ना। नॉन प्रिजर्वेटिव ने हमने देखा सिर्फ वो टेक्सचर इंप्रूव कर रहा होगा, कलर इम्पार्ट कर रहा होगा, उसका फ्लेवर है, उसका जो टेस्ट है इम्प्रूव हो रहा होगा। तो प्रिजर्वेटिव रोल के अंदर क्या कर रहा होगा, डील कर रहा होगा शेल्फ लाइफ के साथ, ठीक है ना। तो जो एज अ प्रिजर्वेटिव केमिकल एडिटिव हैं वो क्या करते हैं, फूड की शेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं। अब देखें, केमिकल एडिटिव जो नॉन प्रिजर्वेटिव थे, ठीक है ना, उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, फूड की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए केमिकल एडिटिव क्या करते हैं, एज अ प्रिजर्वेटिव ही यूज करते हैं। इन प्रिजर्वेटिव रोल के अंदर हमारे पास जो एंटी राइपनिंग एजेंट्स हैं, स्प्राउट इनहिबिटर हैं, एंटी मैक्रोबियल एजेंट और एंटीऑक्सीडेंट एजेंट्स आ जाते हैं, ठीक है ना। एंटी राइपनिंग क्या करेंगे, फ्रूट या वेजिटेबल की राइपनिंग को ये क्या कर रहे होंगे, प्रिवेंट कर रहे होंगे। स्प्राउट इनहिबिटर, स्प्राउट्स बन जाते हैं, जैसे बर्ड्स ग्रोथ होना शुरू हो जाती है पोटैटो के ऊपर, और ठीक है ना। इसी तरीके से अनियन है, गार्लिक है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिंजर है, इनके ऊपर क्या है, बर्ड ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, स्प्राउट्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो उसको इनहिबिट करना है एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ठीक है ना। अगर कहीं पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो स्पाइलेज के चांसेस, माइक्रोबियल स्पाइलेज होना शुरू हो गई है, तो उसको इनहिबिट करने के लिए क्या करेंगे, एंटी माइक्रोबियल या एंटीबायोटिक हम जिसे बोलते हैं वो क्या किए जाएंगे, एम्प्लॉय किए जाएंगे, या फिर एंटीऑक्सीडेंट शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एंटी राइपनिंग एजेंट। फ्रूट और वेजिटेबल के अंदर जो नॉर्मल, ठीक है ना, वेजिटेबल की राइपनिंग के साथ हमारा कोई इतना वो नहीं होता ताल्लुक, इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो फ्रूट्स के साथ हमारा मेजर कंसर्न होता है। तो फ्रूट्स जो राइपनिंग है उनकी फिजियोलॉजिकल जो फंक्शंस हैं, ठीक है ना, वो कंटिन्यू रहते हैं हार्वेस्टिंग के बाद भी। जैसे हम उसे क्या करेंगे, ट्री से डिटैच करेंगे तो हार्वेस्टिंग के बाद भी क्या है, उसकी राइपनिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के फ्रूट्स होते हैं, ठीक है ना। एक को हम बोलते हैं क्लाइमेक्टेरिक और दूसरे को हम बोलते हैं नॉन क्लाइमेक्टेरिक। क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स हमारे पास वो होते हैं जिनको हम हार्वेस्ट कर लें तो उसके बाद भी उनकी क्या है, राइपनिंग हो जाती है। जैसे मैंगो है, बनाना है, ये हमारे पास क्या है, क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स हैं। नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स एक दफ़ा जब हार्वेस्ट कर लिए जाएं, उसको ट्री से डिटैच कर लिया जाए, ठीक है ना, उसको तोड़ लिया जाए, उसके बाद उसकी क्या होती है, राइपनिंग नहीं होती है। इसमें हमारे पास किनू है, गुआवा है, ये क्या है, नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज के अंदर ऐसी कमोडिटीज़ क्या की जाती हैं, रखी जाती हैं जिनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाना मकसद होता है। तो वहाँ पे अगर उसकी राइपनिंग को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो शेल्फ लाइफ क्या है, नहीं बढ़ेगी। शेल्फ लाइफ क्या हो जाएगी, उल्टा उसकी स्टोरेज के अंदर जैसे इथाइलिन प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो इथाइलिन प्रोडक्शन वहाँ पे एक वार्म इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। अगर वहाँ पे दूसरी गैसेस भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी, रेस्पायरेशन बढ़ जाएगी, रेस्पायरेशन बढ़ने से टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी शेल्फ लाइफ क्या हो जाएगी, कम की हो जाएगी। कोल्ड स्टोरेज के अंदर क्या किया जाता है, सबसे पहले जो है टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। अब उसके साथ साथ क्या है, टेम्परेचर मेंटेन करने के साथ साथ राइपनिंग को भी कंट्रोल करना है, इथाइलिन प्रोडक्शन को भी रोकना है। केमिकल कंपाउंड जैसे कि यहाँ पे प्योरोफिल की बात की गई है, और जो है 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है, ये क्या करते हैं, राइपनिंग एंटी राइपनिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं प्लांटेन के अंदर और मैंगो के अंदर, और ठीक है ना, प्लांटेन और मैंगो के अंदर। अब देखें, जो प्योरोफिल है ये प्लांटेन के अंदर, और 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड क्या है, मैंगो के अंदर यूज होता है एंटी राइपनिंग एजेंट के तौर पर। और इसी तरह के कंपाउंड जो दूसरे फ्रूट के अंदर भी क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। अब एंटी राइपनिंग में हमने दो चीज़ें देखी हैं, एक हमारे पास क्या था, प्योरोफिल था, और दूसरा क्या था, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड था, वो इस्तेमाल हो रहा था। अब हमारे पास क्या है, स्प्राउट इनहिबिटर। यहाँ पे देखें, ये क्या है, बर्ड ग्रोथ होना शुरू हो गई है। ये क्या है, जब फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस होगी तो ये जो हमारे पास वेजिटेबल्स हैं
ये उगना शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। अब इनके उगने को भी क्या करना है, रोकना है, क्योंकि हमारे पास कोल्ड स्टोरेज के अंदर जो भी नमी होती है, टेम्परेचर होता है, वो इतना सूटेबल होता है इनकी ग्रोथ के लिए कि ये जल्दी ग्रो कर जाते हैं। इसलिए वहाँ पे क्या, अगर हम टेम्परेचर और डिफरेंट इन्वायरमेंटल गैसेस के कंसंट्रेशन मेंटेन कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ हमें स्प्राउट्स की इनहिबिशन भी करनी है। बहुत सारी जो हमारे पास फूड्स होती हैं प्लांट ओरिजिन की, जैसे अनियन है, कैरेट है, पोटैटोज हैं, जो सॉइल के अंदर, ठीक है ना, ज़ेरे ज़मीन ग्रो होते हैं, उनके लिए क्या है, जो सॉइल सरफेस स्प्राउट है, स्टोरेज के दौरान वो स्प्राउटिंग होना शुरू हो जाती है। अब इस स्प्राउटिंग को भी क्या करना है, प्रिवेंट करना है। पोटैटोज जो हैं वो जब 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 50 to 80% अगर हो, तो क्या करते हैं, स्प्राउटिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है। ये स्प्राउटिंग पोटैटोज के अंदर प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, मिथाइल एस्टर्स ऑफ नेफ्थलीन एसिटिक एसिड यूज किए जाते हैं, मैलिक एसिड हाइड्राइड यूज किया जाएगा, टेक्नाजीन इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर क्या है, प्रोफेम एंड क्लोरोफेम आर इम्प्लॉयड। यहाँ पे ये केमिकल के क्या किए जाते हैं, पोटैटो के अंदर स्प्राउट इनहिबिशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद क्या है, जो दूसरे स्प्राउट इनहिबिटर हैं, जैसा कि फिनाइल कार्बामेट है और जो नोनाइल अल्कोहल के वेपर हैं, वो भी क्या किए जाते हैं, स्प्राउट इनहिबिशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, हमने अब तक देख लिया है एंटी राइपनिंग एजेंट, स्प्राउट इनहिबिशन, ठीक है ना। अब हमारी जो नेक्स्ट है वो है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। डिफरेंट जो फूड न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है ना, न्यूट्रिएंट्स की ऑक्सीडेशन, स्पेशली जो ऑक्सीडेशन होती है फैट्स एंड ऑयल की होती है, जहाँ पे अनसैचुरेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे ऑक्सीडेशन भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। यहाँ पे हमने क्या करना है, ऑक्सीडेशन को रोकना है। ऑक्सीडेशन जितने भी हमारे, ठीक है ना, हमारे फ्रूट और वेजिटेबल है उनके अंदर फैट कंटेंट किसी न किसी हद तक मौजूद होते हैं, तो ऑक्सीडेशन के चांसेस भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ये जो ऑक्सीडेटिव चेंजेस हैं अनसैचुरेटेड फूड कंपोनेंट्स के अंदर होती हैं। यहाँ पे फैट्स और ऑयल की बात की गई है, कैरोटिनॉइड और पोरफायरिन बेस्ड पिगमेंट्स की बात की गई है। मिसाल के तौर पर यहाँ क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन, यहाँ पे भी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। जो फैट्स और ऑयल हैं पार्टिकुलरली ये वल्नरेबल होते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी हो जाएगी। ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी क्या करेगी, ऑफ फ्लेवर डेवलप कर देगी। ये ऑफ फ्लेवर डेवलपमेंट के साथ साथ डेट्यूरेशन भी शुरू हो जाएगी। दोनों तरीके से, एक तो फ्लेवर जब डेवलप होगा तो प्रोडक्ट क्वालिटी क्या होगी, इस्तेमाल करने के काबिल नहीं होगी, प्रोडक्ट क्वालिटी कंप्रोमाइज्ड होगी, या फिर डेट्रियोरेशन होना शुरू हो जाएगी, तब भी क्या होगी, प्रोडक्ट क्वालिटी कंप्रोमाइज्ड होगी और वो ईटेबल नहीं होगी और मार्केटेबल नहीं होगी। जब मार्केटेबल नहीं होगी तो कंज्यूमर उसे, अगर मार्केट हो भी जाएगी तो कंज्यूमर बाय नहीं करेगा, जब कंज्यूमर बाय नहीं करेगा तो मार्केटर को लॉस होगा। अब यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट को हम दो कैटेगरीज में तकसीम करते हैं। एक हमारे पास होता है नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स और दूसरा होता है सिंथेटिक, ठीक है ना, आर्टिफिशियल हम नहीं कहते हैं उनको, सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर हमारे पास अल्फा टोकोफिरोल है, कैरोटिनॉइड्स वगैरह शामिल हैं, जबकि जो सिंथेटिक हैं उनमें BHT और BHA शामिल हैं, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनेसोल। अब यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट जैसा कि अल्फा टोकोफिरोल है और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल है, आइसोप्रोपाइल सिट्रेट मिक्सचर है, प्रोपाइल गलेट है, ये इस्तेमाल होते हैं ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए फैट्स के अंदर, फ्राइड पोटैटो चिप्स के अंदर, और जो साल्टेड नट्स वगैरह होती हैं, क्रैकर होते हैं, उनके अंदर क्या है, एंटीऑक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए ये केमिकल यूज होते हैं। BHA है, BHT है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास देखें यहाँ पे इसी तरह की दूसरी प्रोडक्ट भी क्या होती हैं, फ्रेश रहती हैं और उनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है बनिस्बत जो नॉर्मल विदाउट एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है ना, एप्लीकेशन के। इसमें ठीक है ना, क्या क्या बात की गई है, जो दूसरे कंपाउंड मतलब के एंटीऑक्सीडेंट जहाँ पे ऐड किए गए होंगे वहाँ पे शेल्फ लाइफ क्या होगी, प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी।
इसी तरीके से जो दूसरे कंपाउंड्स हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो एथॉक्सीक्विन है, अस्कॉर्बिक एसिड है, स्टेनस क्लोराइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, डाइहाइड्रोगुआरेटिक एसिड है। ये शामिल है एंटीऑक्सीडेंट की कैटेगरी के अंदर और ये क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। दूसरे केमिकल एडिटिव की तरह इनका जो भी कंट्रोल है एक लिमिटेड कंट्रोल होना चाहिए और रेगुलेटरी कंट्रोल होना चाहिए। ऐसे अपनी तरफ से जैसे होता है कि अपनी मर्जी से जो कुछ भी ऐड करना है कर दो, ऐसा नहीं करना कि हाँ ये अच्छे हैं ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं तो हम अपर लिमिट से भी इसको ज़्यादा ऐड कर दें, ऐसा क्या होगा, ये नुकसानदेह होगा। कुछ केमिकल एडिटिव यहाँ पे दिए गए हैं और उनके जो मैक्सिमम अपर लेवल है वो भी दिया गया है और हम इनको कहाँ कहाँ ऐड कर सकते हैं वो भी दिया गया। आप देखें अल्फा टोकोफेरोल है, मायोनीज है, कैंड बेबी फूड्स हैं, एडिबल फैट्स एंड ऑयल्स के अंदर ऐड किया जाता है। अब मायोनीज के अंदर क्या है 240 मिलीग्राम पर किलोग्राम हम ऐड करते हैं। कैंड बेबी फूड्स के अंदर 300 मिलीग्राम पर किलोग्राम इन द फैट। एडिबल फैट्स एंड ऑयल की अगर हम बात करें तो 500 मिलीग्राम पर किलोग्राम तक अल्फा टोकोफेरोल क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। अस्कॉर्बिक एसिड है, अस्कॉर्बिक एसिड कैंड मैंगोज के अंदर, मैंगो चटनी के अंदर, जैम जेलीज और कैंड पीचेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अब जो कैंड मैंगोज हैं वो 200 मिलीग्राम पर किलोग्राम इस्तेमाल हो गए, ठीक है ना। अस्कॉर्बिक एसिड मैंगो चटनी के अंदर 200 मिलीग्राम पर किलोग्राम तक अस्कॉर्बिक एसिड इस्तेमाल होगा। जैम जेलीज के अंदर भी क्या होगा 500 मिलीग्राम पर किलोग्राम तक अस्कॉर्बिक एसिड यूज होगा। कैंड पीचेस के अंदर 550 मिलीग्राम पर किलोग्राम तक क्या है अस्कॉर्बिक एसिड यूज होगा। BHA जो है मायोनेज के अंदर, मार्जरीन के अंदर और बटर ऑयल के अंदर अगर हम बात करें तो देखें मायोनीज के अंदर 140 मिलीग्राम पर किलोग्राम इस्तेमाल होता है। मार्जरीन की अगर हम बात करें तो क्या है 175 मिलीग्राम पर किलोग्राम ऐड होता है। बटर ऑयल के अंदर क्या है 200 मिलीग्राम पर किलोग्राम BHA ऐड होता है। BHT जो है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन, ये एडिबल फैट्स एंड ऑयल के अंदर इस्तेमाल होता है 75 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से। अब ये जो प्रोसेस है रेंसिडिटी का फैट्स एंड ऑयल के अंदर ये स्टिमुलेट होता है मेटेलिक आयंस की वजह से, ठीक है ना। मेटेलिक आयंस में हमारे पास आयरन और कॉपर जो आयंस हैं ये क्या करते हैं कैटालिस्ट के तौर पर काम करते हैं और रेंसिडिटी को क्या करेंगे जो ऑक्सीडेशन है उसको बढ़ा देंगे, ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी की तरफ लेके जाएंगे। तो हमारा बेसिक पर्पस यहाँ पे क्या होगा कि हम इन मेटेलिक आयंस को क्या करें, कंट्रोल करें। जब ये मेटेलिक आयन फूड सिस्टम का पार्ट नहीं बन रहे होंगे तो कैटालिटिक एक्टिविटी इनकी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। जब कैटालिटिक एक्टिविटी रुक जाएगी तो ऑक्सीडेशन फूड की नहीं होगी। ये लिपिड के क्या है प्रोसेसिंग के दौरान और स्टोरेज के दौरान क्या इन कांटेक्ट होते हैं। प्रोसेसिंग के दौरान देख लें मशीनरी क्या होगी, आयरन की बनी होगी या फिर कॉपर बेस्ड कोई इक्विपमेंट आ जाता है, ठीक है ना। पैकेजिंग में हमारे पास कुछ ऐसी पैकेजिंग आ जाती हैं तो ये क्या करेंगी वहाँ इन कांटेक्ट आएंगे और क्या करेंगी उसके जो ऑक्सीडेशन है स्टार्ट हो जाएगी। ये कांटेक्ट प्रिवेंट करने के लिए जो मेटल कैटलिस्ट है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के साथ, ठीक है ना, मेटल कैटलिस्ट का अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के साथ कांटेक्ट प्रिवेंट करने के लिए और कैटालिटिक एक्टिविटी को रोकने के लिए केमिकल कंपाउंड कुछ ऐसे जैसे कि सिक्वेस्ट्रेंट्स हैं और चिलेटिंग एजेंट्स हैं वो डाले जाते हैं ताकि क्या किया जा सके, इन मेटल को इनएक्टिवेट कर दिया जाए या बाइंड कर दिया जाए ताकि जो ऑक्सीडेशन है वो प्रिवेंट हो सके, ठीक। अब देखें ये जो मेटालिक कैटलिस्ट हैं ये क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं। अब हमने इनको अगर रोकना है तो कुछ सिक्वेस्ट्रेंट्स और चिलेटिंग एजेंट डाल देंगे और वो सिक्वेस्ट्रेंट चिलेटिंग एजेंट इनको बाइंड कर लेंगे और ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी। अब देखें सिक्वेस्ट्रेंट होते क्या हैं। सिक्वेस्ट्रेंट्स जो हैं वो ऐसे एजेंट्स हैं, ठीक है ना, या कंपाउंड्स हैं जो इस काबिल हैं कि इनएक्टिवेट कर दें मेटालिक आयन को। कैसे, कॉम्प्लेक्स बनाकर। ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वाटर सॉल्युबल भी हो सकता है और वाटर सॉल्युबल नहीं भी हो सकता। अब इसमें क्या होगा, एक या एक से ज्यादा क्या कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा जो क्या करेगा, इसको
कम्प्लेक्स को क्या कर लेगा, जो मेटेलिक आयन है उसको कम्प्लेक्स के अंदर बाइंड कर लेगा। जब कम्प्लेक्स के अंदर मेटेलिक आयन बाइंड हो जाएगा वो किसी भी तरह के रिएक्शन के लिए अवेलेबल ही नहीं होगा। जब अवेलेबल नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। चिलेटिंग एजेंट क्या होते हैं? चिलेटिंग एजेंट ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा डोनर ग्रुप शामिल होते हैं। ये डोनर ग्रुप क्या करते हैं, मेटल आयन को अपने साथ कंबाइन कर लेते हैं, जो क्या करेगा, इनर रिंग स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगा। जब इनर रिंग स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगा तो क्या होगा, अवेलेबल ही नहीं होगा। जब अवेलेबल नहीं होगा तो कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं होगी। जब कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं होगी तो ऑक्सीडेशन रुक जाएगी। ये जो चिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस हैं ये वाटर सॉल्युबल हो सकते हैं और बाज़ औक़ात इनको हम सिक्वेस्ट्रिंग कंपाउंड्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है सिक्वेस्ट्रिंग जो मेटेलिक आयंस की हैं उसमें EDTA और पॉलीफॉस्फेट्स और सिट्रिक एसिड की दी गई हैं। अब फूड कंपोनेंट जैसा कि हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन और क्लोरोफिल है, ये नेचुरली ऑकरिंग चिलेट्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, जो आयरन है, अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन के अंदर तो आयरन क्या है, चिलेटेड है। अगर हम क्लोरोफिल की बात करें तो वहाँ पे मैग्नीशियम चिलेटेड है। तो यहाँ पे डिफरेंट कंपाउंड्स क्या हैं, चिलेट्स के अंदर मौजूद होते हैं, चिलेट फॉर्म के अंदर। एंटी माइक्रोबियल एजेंट की अगर हम बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखें, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे लिए फूड सिस्टम के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेट्रियोरेशन की तरफ लेके जाते हैं, स्पाइलेज की तरफ लेके जाते हैं, फूड को अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बना देते हैं, फूड बॉर्न पैथोजेनेसिस की तरफ लेके जाते हैं, आउटब्रेक्स आती हैं। तो ये कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सरफेस फ्रेश फूड की सरफेस के ऊपर मौजूद होंगे और ये वाटर के अंदर भी मौजूद हो सकते हैं और क्या है, प्रोसेस्ड फूड के अंदर भी मौजूद हो सकते हैं। अगर इनको ना रोका जाए वो क्या करेंगे, ग्रो करेंगे और स्पॉइलेज काज करेंगे और ये स्पॉइलेज क्या करेगी, अल्टीमेटली प्रोडक्ट को नुकसान पहुंचा रही होगी। होल फ्रूट्स को हम ट्रीट करते हैं फंजीसाइड के साथ, सोल्यूशन के साथ, जैसा कि डाइथेन M45 है। ये क्या करता है, फंगल ग्रोथ सरफेस के ऊपर, जो फ्रूट्स होंगे उनकी सरफेस के ऊपर क्या करेगा, डाइथेन 45 फंगल ग्रोथ को प्रिवेंट कर रहा होगा। जो सोडियम साल्ट है फिनोल वो यूज होता है स्प्रे या डिप सिट्रस फ्रूट्स के लिए, ठीक है ना। अब ये भी क्या कर रहा होगा, फंगस को रोक रहा होगा। साल्ट है, शुगर है, वुड स्मोक है, विनीगर है, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, पैराबिन्स हैं, नाइट्राइट्स हैं, मीडियम चेन फैटी एसिड्स हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, फास्फेट और दूसरे क्या हैं जो एंटी बैक्टीरियल एजेंट या एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं वो फूड प्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। कुछ नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड जैसे नियासिन है और नेटामाइसिन है, ये स्पाइसेस के अंदर मौजूद होते हैं और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी ये प्रोड्यूस करता है। ये इफेक्टिव एंटी माइक्रोबियल एजेंट हैं, ठीक है। क्या चीज़, स्पाइसेस के अंदर मौजूद होते हैं नियासिन और नेटामाइसिन, ये स्पाइसेस के अंदर भी मौजूद होते हैं और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ये क्या होते हैं, एसेंशियल एंटी माइक्रोबियल एजेंट हैं। फर्मिगेंट्स जैसा कि इथाइलिन ऑक्साइड है और इथाइलिन फॉर्मेट है, ये माइक्रोबियल एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं स्पाइसेस के अंदर, नट्स के अंदर और ड्राइड फ्रूट्स के अंदर। जहाँ पे वाटर एक्टिविटी कम होगी वहाँ पे क्या है, फर्मिगेंट्स हम ऐड करते हैं ताकि जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी है उसको कंट्रोल किया जाए और एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी को प्रमोट किया जाए। जो पैन ब्रेड है, केक्स हैं, यहाँ पे सोडियम और कैल्शियम प्रोपिनेट्स यूज होते हैं ताकि उसके अंदर मोल्ड ग्रोथ को क्या किया जा सके, इनहिबिट किया जाए। मैंने आप लोगों को पहले दिन से बताया था जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो वाटर एक्टिविटी स्पेसिफिक हैं। जहाँ पे वाटर एक्टिविटी ज़्यादा होगी वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस होंगे। जहाँ पे मीडियम वाटर एक्टिविटी होगी तो यहाँ पे हमने 0.6 to 0.9 तक की बात की थी। तो यहाँ पे जो यीस्ट और मोल्ड की ग्रोथ हो सकती है और बैक्टीरियल ग्रोथ भी हो सकती है, लेकिन 0.6 से बिलो मोल्ड ग्रो कर सकती है, यीस्ट भी यहाँ पे बहुत कम ग्रो करती है और बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस कम होते हैं। जहाँ पे वाटर एक्टिविटी बहुत कम होगी वहाँ पे क्या करते हैं हम, फर्मिगेंट्स यूज़ करते हैं।
यहाँ पे हमारे पास पैन ब्रेड के अंदर भी वाटर एक्टिविटी कम होती है। अब वाटर एक्टिविटी कम होने की वजह से हम क्या करते हैं, प्रोपिनेट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और सॉर्बिक एसिड है। प्रोपिनेट्स कहाँ पे, ब्रेड और केक्स के अंदर, ताकि फंगल ग्रोथ को रोका जा सके, और सॉर्बिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है चीज़ के अंदर फंगल ग्रोथ को रोकने के लिए। अब फ्रूट और वेजिटेबल को हम वॉश कर सकते हैं, और किससे, जर्मीसाइडल प्रॉपर्टीज कंटेनिंग कंपाउंड से। ऐसे कंपाउंड जिनकी जर्मीसाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं, फ्रूट या वेजिटेबल को वॉश कर सकते हैं। जो क्लोरीन है, एन इफेक्टिव एंटी माइक्रोबियल एजेंट कैन बी यूज्ड फॉर द वॉशिंग पर्पज ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। ये क्या करता है, डिसइंफेक्शन कर देगा। जब डिसइंफेक्शन हो जाएगी, जर्म्स वहाँ पे मौजूद नहीं होंगे, तो स्पॉयलेज के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। पोटाशियम या फिर क्या है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड बेंजोइक एसिड है, हम ये सिरप्स के अंदर, जूसेस के अंदर, स्क्वैशेस के अंदर यूज करते हैं प्रिजर्वेशन पर्पज के लिए। और कार्बोनेटेड बेवरेजेस के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की जाती है, सोडियम बेंजोएट, और ये कॉमन एंटी माइक्रोबियल एजेंट के तौर पर। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या करती है, जब कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, यहाँ पे रेस्पिरेशन के प्रॉब्लम आ जाएंगे, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो माइक्रोब्स क्या करते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। सोडियम डाई एसीटेट है, जिन्हें हम पैराबेन्स भी कहते हैं, ये फ्यू स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स, ठीक है ना, ये और कुछ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक हम अक्सर यूज करते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट के तौर पर। वुड स्मोक केमिकल्स हैं, अगर इनको कंबाइन किया जाए लो वाटर एक्टिविटी के साथ, ये प्रिजर्वेशन में काम आते हैं स्मोक्ड फिश की और दूसरी प्रोडक्ट की, ठीक है ना। स्मोक्ड फिश और दूसरी प्रोडक्ट की क्या है, प्रिजर्वेशन में ये काम आ रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास है जो चॉइस है एंटी माइक्रोबियल एजेंट की, वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। ये फैक्टर हमारे पास देखें, सबसे पहले है सेफ्टी और कॉस्ट ऑफ द कंपाउंड। अगर हमारे पास सेफर नहीं है, उसके साइड इफेक्ट आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, एंटी माइक्रोबियल एजेंट के तौर पर नहीं सिलेक्ट किया जाएगा। कॉस्ट, अगर हायर कॉस्ट है तो वो भी क्या है, नहीं, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। और अगर प्रॉपर्टीज़ उसकी अच्छी नहीं है, वो इफेक्टिव नहीं है, तो भी क्या सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। और जो पॉसिबल इफ़ेक्ट्स हैं क्वालिटी ऑफ फ्रूट या वेजिटेबल के ऊपर, वो भी देखे जाते हैं, आया कि ये फ्रूट या वेजिटेबल की क्वालिटी को तो डैमेज नहीं कर रहा। इसके साथ टाइप और जो लेवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं उनको भी देखा जाता है कि हम कौन सा जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है ऐड कर रहे हैं, और वहाँ पे जो CFU हैं कितने हैं, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट कितने हैं, या कितने बैक्टीरिया यीस्ट मोल्ड मौजूद हैं, तो उसके मुताबिक भी हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। पोस्ट प्रोसेसिंग स्टोरेज जो है, पोस्ट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज कंडीशंस को भी हम क्या करते हैं, मद्देनजर रखते हैं कि हमारे पास स्टोरेज कंडीशंस क्या हैं, हम कौन सा क्या करेंगे, एंटी ठीक है ना, बैक्टीरियल एजेंट या ठीक है ना एंटी माइक्रोबियल एजेंट ऐड कर रहे हैं। और इसके साथ साथ फूड लॉज को जो कंट्री के हैं उनको भी देखा जाता है कि आया कि ये फूड लॉज, ये जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट हम यूज़ करने जा रहे हैं उनको क्या करता है, परमिट करता है या नहीं करता है। कंसंट्रेशन केमिकल की वो भी क्या की जाती है, देखी जाती है। उसके साथ साथ जो प्रिजर्वेटिव यूज़ हो रहे हैं उनको भी देखा जाता है कि उनकी इफेक्टिवनेस क्या है, ठीक है ना। केमिकल एजेंट जब हम उसे यूज़ करते हैं प्रिजर्वेटिव के तौर पर, वो बैक्टीरिसाइडल हो सकता है सर्टेन कंसंट्रेशन के अंदर, और इनहिबिटरी हो सकता है किसी लेवल ख़ास हद तक, और इनइफेक्टिव हो सकता है ग्रेटर डाइल्यूशन, अगर हम उसकी डाइल्यूशन मतलब कि उसको जो हमारे पास केमिकल है, जो एक्टिव एजेंट है उसको हम कम यूज़ कर रहे हो, और जो दूसरा फिलर है उसको ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अमाउंट ऑफ केमिकल जो है, जो प्रिजर्वेटिव के तौर पर, एंटी माइक्रोबियल एजेंट के तौर पर हम ऐड कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उसको हम फूड के अंदर ऐड कर सकते हैं एक ख़ास लॉज को फॉलो करके, ठीक है ना, और इनके एडवर्स इफेक्ट को मद्देनज़र रख के, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर जो एडवर्स इफेक्ट होंगे उनको मद्देनज़र रख के हम क्या कर सकते हैं, केमिकल प्रिजर्वेटिव ऐड किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर सल्फर डाइऑक्साइड है,
कॉमन प्रिजर्वेटिव है बहुत सारे फ्रूट्स प्रोडक्ट के लिए, उसको हम ऐड कर सकते हैं 1500 ppm तक, इससे हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते फ्रूट जूसेस के अंदर। जबकि स्क्वैशेस सिरप और फ्रूट जूसेस के अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ 350 ppm तक ऐड करते हैं, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करते हैं। अब देखें हम लास्ट की बात कर रहे थे, सल्फर डाइऑक्साइड कितना ऐड कर सकते हैं हम फ्रूट प्रोडक्ट्स के अंदर 1500 ppm, जबकि वही हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है स्क्वैशेस के अंदर, सिरप्स के अंदर और फ्रूट जूसेस के अंदर सिर्फ हम 350 ppm तक ऐड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते हैं। इसी तरह जो सिरप्स हैं और शरबत्स हैं, बेंजोइक एसिड ऐड किया जाता है 600 ppm तक, जबकि जो हमारे पास टोमेटो प्यूरी है वहाँ पे हम बेंजोइक एसिड ऐड करेंगे 250 ppm तक। इसी तरीके से जो कंसंट्रेशन है मोस्ट एसिड की फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर जो यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है ना, अनआयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर, ये रिस्पॉन्सिबल होती है एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए। हमारे पास एंटी माइक्रोबियल एजेंट सबसे पहले एसिटिक एसिड है, पीएच रेंज जिस पे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा 6.5 है। अब एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी किस बैक्टीरिया के अगेंस्ट ज़्यादा होगी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के। और जो सोडियम डाइएसिटेट एसिटिक एसिड है वो हम बेक्ड गुड के अंदर मोल्ड और रोप इनहिबिटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बेंजोइक एसिड है, इसकी जो पीएच है 2.4 to 4 जो फूड्स होंगी उनके अंदर इफेक्टिव क्या करता है, ये रोल प्ले करता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट के तौर पर। यीस्ट और मोल्ड की ग्रोथ को कम करेगा। फूड पॉइजनिंग जो स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया की वजह से है उसको भी क्या कर रहा होगा, ये कम कर रहा होगा। लैक्टिक एसिड है, इसकी जो इफेक्टिव पीएच रेंज है नहीं दी गई, ये स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया को क्या करता है, इनहिबिट करता है। प्रोपियोनिक एसिड है, इसकी लेस देन या इक्वल टू 5 pH पे ये क्या करता है, वेल वर्क करता है। तो ये क्या है, स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया को, स्पेशली रोप बैक्टीरिया और मोल्ड्स को किल करता है। सल्फर डाइऑक्साइड है, लेस देन आर इक्वल टू 4.5 pH पे क्या करता है, मोस्टली वर्क करता है, यीस्ट, मोल्ड और बैक्टीरियल ग्रोथ को ये लिमिट करता है। अब देखें जो टेम्परेचर है इन्वायरमेंट का और टाइम लेंथ है फूड की जिसके अंदर हम रख रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं फूड को, वो बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है और केमिकल एजेंट की जो एक्टिविटी हो उसको क्या करता है, कंट्रोल में रखता है। और इफेक्टिवनेस जो प्रिजर्वेटिव की होगी उसको क्या करता है, डिटरमाइन करता है। लोअर स्टोरेज टेम्परेचर क्या करेगा, प्रिजर्वेशन पावर केमिकल एजेंट की बढ़ा देगा। अगर टेम्परेचर हायर होगा तो क्या होगा, प्रिजर्वेटिव जो हम ऐड कर रहे होंगे उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। केमिकल और जो फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स हैं फूड मटेरियल के जिसमें ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है और ये प्रिजर्वेटिव के इफेक्टिवनेस को क्या कर रही होगी, डिटरमाइन कर रही होगी। अगर जो केमिकल और फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स हैं वो फूड के मतलब के हाई केमिकल रिएक्शंस उसके अंदर चल रहे हैं और फिजिकल स्टेट जो है वो भी क्या है, ऐसी है, मिसाल के तौर पर अगर फ्रूट और वेजिटेबल है उसका स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा सा टफ है तो वो फ्लफी हो जाएगा, तो वहाँ पे भी क्या है, इफेक्टिवनेस प्रिजर्वेटिव की कम हो जाएगी। उसके बाद जो मॉइस्चर कंटेंट है वो भी क्या करते हैं, केमिकल जो प्रिजर्वेटिव हम ऐड कर रहे होते हैं उसकी एक्टिविटी को क्या कर रहे होंगे, लिमिट कर रहे होंगे। अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा तो जो एक्टिविटी हो जाएगी वो क्या होगी, कम हो सकती है। पीएच है, प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस हैं जैसे शुगर्स हैं, साल्ट्स हैं, फैट्स हैं, और ठीक है ना, ये क्या करते हैं, इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं। जो शेल्फ लाइफ होगी और केमिकल एक्टिविटी होगी, एडिटिव की प्रिजर्वेटिव एक्टिविटी जो होगी उसको क्या कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि कितनी डेज तक ये क्या हो सकती है, इसकी एक्टिविटी हो सकती है। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।